हम लोग जैसे ट्राईसाइकिल देने के लिए उन लोगों को कभी बुलाते थे कि भाई कलेक्ट्रेट में बुलाया, लेकिन अब वो तो रहने वाला है 50 किलोमीटर दूर के गांव का। जी। तो फिर वो वहां से कैसे ले जाएगा? हुँ। तो फिर हम लोग गाड़ी से उसकी साइकिल उसके घर पहुंचा देते थे। सर, इस पूरे जर्नी के बीच में आपके समक्ष दिव्यांगजन आए होंगे, तो उनको देख के आपकी क्या संवेदनाएँ रही हैं और आपने किस प्रकार से उनकी सहायता की? जैसे एक गांव में हम गए तो वहां पे पता चला कि एक बेटी थी 13-14 साल की, उसका एक पैर ही नहीं था। वो अपने फादर के साथ आई थी, तो उसका कहना था कि उसके घर में टॉयलेट ही नहीं है। फिर हम लोगों ने रेड क्रॉस से उसके घर में टॉयलेट बनवाया, अच्छा। एक दिव्यांग फ्रेंडली। जी, जी। सागर में ही आप सिविल लाइन में आप गए होंगे, वहाँ पर दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क छात्रावास खोल रहा हूँ मैं, 1 अच्छा। अप्रैल से प्रारंभ करने का प्रयास है। सुनने और बोलने में असमर्थ बच्चे थे, जी, जी। उनके लिए हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई थी 3-4 महीने, अच्छा। अलग से कोचिंग करा के। जी, जी। उसमें से कुछ बच्चे निकले भी। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का निवासी, दृष्टिबाधित दिव्यांग। मध्य प्रदेश के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, मध्य प्रदेश के विभिन्न जुडिशरी अधिकारियों, IPS और IAS अधिकारियों से मिलकर उनके जीवन के बारे में जानते हैं और उनके दिव्यांग के प्रति क्या संवेदनाएं हैं, क्या विचारधारा है, उसको समझते हैं। और यह सारे कार्य हमरा ही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से और रिपब्लिक सागर मीडिया के सहयोग से किया जाता है। आइए, आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के आवास विभाग के डायरेक्टर महोदय श्री दिनेश जैन सर हैं, जो नीमच जिले में जिला कलेक्टर महोदय भी रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांगजन के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सर, पहले तो आपके जीवन के बारे में सर जानना चाहेंगे कि आपका सर जन्मभूमि कहाँ रही, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ रही और आप इतने मध्य प्रदेश के इतने उच्च पद पर, जिम्मेदार पद तक पहुँचने की आपकी जर्नी क्या रही सर? तो देखिए, मैं मध्य प्रदेश में मैं सागर जिले का निवासी हूँ और मेरा एजुकेशन जो है भोपाल में स्कूलिंग भी हुई मेरी। उसके बाद फिर मैंने रायपुर से इंजीनियरिंग किया, NIT रायपुर से, और फिर मैं राज्य सिविल सेवा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर बना था और बाद में प्रमोशन होके अभी 2011 बैच का IAS हूँ। और अभी वर्तमान में मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में, भोपाल में। जी सर, आप विभिन्न पदों पर रहे होंगे इस पूरी जर्नी में। आपको तो लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। 30 हो गए। 30 वर्ष से सर, आप काफ़ी सीनियर हो गए हैं सर। तो इस पूरी 30 वर्ष में आपके पास कई सारे विभाग रहे होंगे, कई सारे विभागों के HODs भी रहे हों, आप जिला कलेक्टर भी रहे हैं, DM पद पर भी रहे हैं और वर्तमान में भी राज्य स्तरीय है, आप डायरेक्टर भी हैं। सर, इस पूरी जर्नी के बीच में आपके समक्ष दिव्यांगजन आए होंगे, तो उनको देख के आपकी क्या संवेदनाएं रही हैं और आपने किस प्रकार से उनकी सहायता की है? देखिए, हम लोग काफ़ी समय फील्ड में रहे, SDM के नाते भी रहे, ADM भी रहे, जिला कलेक्टर भी रहे या अन्य कभी भी किसी भी पद पर रहे हैं। तो हमेशा विभिन्न तरह के दिव्यांगजनों से आमना सामना हुआ है। वो आए हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और मैंने हमेशा कोशिश भी की है, हम लोगों ने मिलकर, कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण अच्छे से हो। तो एक तो कई तरह के, जैसे जो सरकार के नियम है कि दिव्यांगों को, जैसे बच्चे हैं तो उनको पेंशन मिल जाए जी, तो हम लोग ये इंश्योर करते थे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पेंशन मिल रही है कि नहीं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि उनका जो UDID कार्ड वगैरह है जी, उसी को बनवाने में लोगों को बड़ी कठिनाई जाती है जी। तो वो UDID कार्ड हम लोगों ने कोशिश की, जैसे मैं शाजापुर ज़िले में भी रहा तो लगभग 100% लोगों के UDID कार्ड हम लोगों ने बना के और उनको दे दिए जी। उसके अलावा फिर जो अन्य समस्याएं भी लोगों की रहती हैं जी, और जो नियमों में आती हैं, जैसे उनके उपकरण वगैरह हैं, उपकरणों के प्रदाय के लिए हमेशा हम लोग काफ़ी शिविर लगाए जी। सरकारी शिविर तो लगते ही हैं और जो अन्य संस्थाएं रहती हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने उनको, जैसे किसी को कम सुनाई देता है तो सुनने की मशीन के लिए शिविर लगाए। कैटरेक्ट के तो खैर इतने सारे लगाए जाते हैं, वो फिर अपन उसको नहीं ले सकते, लेकिन एक ही, जैसे जो उपकरण वितरण से रिलेटेड रहते हैं, किसी को चश्मे वितरण हो रहे हैं,
किसी को स्टिक देनी है, या फिर जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं किसी को आर्टिफिशियल लिम्ब लगानी है या लेग लगाना है, तो इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को उनका लाभ मिल जाए। सर, जैसे आप नीमच में भी रहे हैं जिला कलेक्टर, और हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है पूरे राज्य में। अब सब अपना दुखड़ा लेके आते हैं एक प्रकार से हर हफ्ते कि हमें ये समस्या है, और उम्मीद में आते हैं कलेक्टर महोदय हमारा इसमें निजी तौर पर और संवेदना से सहयोग करेंगे। इसमें दिव्यांगजन भी आते होंगे आपके समक्ष, तो आप उनको किस तरह से सहयोग करते थे? अन्य लोगों की अपेक्षा प्राथमिकता? उनको तो प्राथमिकता देते ही हैं और देनी भी चाहिए, क्योंकि वो तो एक तो वहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं, तो उनको प्राथमिकता देकर उनकी समस्या जानकर और उन्हें बार बार किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाना पड़े, ऐसी कोशिश करते थे कि एक बार उसका आवेदन आ गया है तो फिर उनका निराकरण हो जाए। जैसे हम लोग शाजापुर में भी मैं जब था तो हम लोग जैसे ट्राईसाइकिल देने के लिए उन लोगों को कभी बुलाते थे कि भाई कलेक्ट्रेट में बुलाया, लेकिन अब वो तो रहने वाला है 50 किलोमीटर दूर के गांव का, जी। तो फिर वो वहाँ से कैसे ले जाएगा? तो फिर हम लोग गाड़ी से उसकी साइकिल उसके घर पहुँचा देते थे। अच्छा। ताकि मतलब उनको दिक्कत नहीं हो। अच्छा, कई बार दिक्कतें ये भी रहती हैं, जैसे मुझे याद है एक थे जो उनका ऑर्थोपेडिकली दिव्यांग थे, कहीं काला पीपल के दूर गांव के जी, और वो कॉलेज में पढ़ते थे। अब उनका ये इशू था कि उनको रोज कॉलेज जाने के लिए कोई साधन नहीं जी, और जो अपन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है उसमें ये रूल है कि वो 80% होगा तो देंगे जी, है ना, मतलब 80% होना चाहिए। अब क्या होता है कई बार सर्टिफिकेट्स में किसी का 75% है लेकिन वो नीडी है, तो फिर उसका क्या हल निकालें? तो फिर वो हम लोग किसी सामाजिक संस्थाओं से उनको ट्राईसाइकिल दिलवा देते थे जी, कि भाई ताकि उनका काम चल जाए। आपका सहयोग रहता था, एक कोशिश ये करते थे। जैसे एक गांव में हम गए तो वहाँ पे पता चला कि एक बेटी थी, 80% होना चाहिए। अब क्या होता है कई बार सर्टिफिकेट्स में किसी का 75% है लेकिन वो नीडी है, तो फिर उसका क्या हल निकालें? तो फिर वो हम लोग किसी सामाजिक संस्थाओं से उनको ट्राईसाइकिल दिलवा देते थे जी, कि भाई ताकि उनका काम चल जाए। आपका सहयोग रहता था, एक कोशिश ये करते थे। जैसे एक गांव में हम गए तो वहाँ पे पता चला कि एक बेटी थी 13-14 साल की, उसका एक पैर ही नहीं था। वो अपने फादर के साथ आई थी, तो उसका कहना था कि उसके घर में टॉयलेट ही नहीं है। फिर हम लोगों ने रेड क्रॉस से उसके घर में टॉयलेट बनवाया। अच्छा, दिव्यांग फ्रेंडली। जी जी। अच्छा सर, जैसे आपने दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट की बात की, और अभी वर्तमान में आप आवास विभाग के डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश में, तो सर जैसे सभी की सुनिश्चित होते हैं प्रदेश में आरक्षित हैं आवास, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसी तरह से पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ आवास आरक्षित होंगे उसमें। तो जैसे 100 आवास बने उसमें, तो क्या ऐसे कुछ आवास बनाए जाते हैं कि विशेषकर दिव्यांगों के लिए स्पेशली आरक्षित उनके लिए दे जाएंगे, और वो सुगम हो, उनके दरवाजे बड़े हों, वॉशरूम उनका एक्सेसिबल हो, वेस्टर्न टॉयलेट लगी हुई हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है? या फिर उसमें एक्चुअली प्रोविजन है, उसमें ये है कि जो उनकी प्राथमिकता लिस्ट बनती है जी, उसमें उनको प्राथमिकता देने का नियम है जी, कि मतलब जैसे विडो महिलाएं हैं या दिव्यांगजन हैं तो उनको आप प्राथमिकता से दें जी। लेकिन खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में जो हमारी पूरी वेटिंग लिस्ट थी आवास की, उन सब लोगों को ही हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं जी। तो अब हमारे पास कोई वेटिंग लिस्ट है ही नहीं जी, तो उसमें सारे लोग ही शामिल हैं, उसमें दिव्यांगजन भी हैं। जी, जी। नहीं सर, जैसे दिव्यांगों को आवास तो मिल गया प्राथमिकता पर, आपने जैसे बताया नियम है और उनको मिल गया वेटिंग लिस्ट, लेकिन मेरा विशेष उस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे सारे बनते उसमें विशेषकर दिव्यांग के लिए सुगम एक्चुअली हाँ, मतलब इस पे तो ज़्यादा काम नहीं हुआ है जी, क्योंकि क्या है हम लोग एक हेल्प करते हैं, जैसे मतलब आवास के लिए हम लोग 1,20,000 रुपये देते हैं जी, जी, लेकिन वो मतलब व्यक्ति को खुद भी उसमें लगाना पड़ता है अपना पैसा भी, जी, जी। तो पूरी तरह से तो उसका सिर्फ सरकारी मदद से नहीं बन पाता है। एक मदद है जो कि उसको मकान बनाने में सहायक होती है जी।
बट इसके बारे में सोचेंगे कि अगर सरकार इसमें क्योंकि और आपके स्तर पर कुछ अलग क्योंकि आपके इसमें विशेष थोड़ा वो दे। आप अनुशंसा अगर यदि कर सके कि सामान्यतः है तो सभी कर सकते हैं कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके, एक दिव्यांग के लिए थोड़ा सा विशेष अलग से हम लोग ये कर प्रोविजन सकते हैं कि होगी। उनका डिजाइन बनवा सकते हैं, जैसे क्योंकि ये योजना तो भारत सरकार से चलती है, जी तो भारत सरकार की ने बहुत सारी डिजाइन्स दी हुई हैं जी ये आवास बनाने की। जी तो हम लोग उसमें दिव्यांगजनों के फ्रेंडली कुछ एक बना सकते हैं कि भाई जैसे किसी के घर में एक या दो दिव्यांगजन हैं तो वो कंफर्टेबली रह सकें, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ में जुड़े हैं। और आपने जैसे सागर में बताया, आप सागर के निवासी अब हैं स्थायी, सागर में ही आप सिविल लाइन में आप गए होंगे, वहाँ पर दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क छात्रावास खोल रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल से प्रारंभ करने का प्रयास है। तो इस पर आपके निजी तौर पर और आपके आधिकारिक तौर पर किस प्रकार से सहायता हो सकती है? मैं उसमें करेंगे, जो भी हेल्प होगी उसमें करेंगे, क्योंकि ये तो अच्छा काम है जी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संगठनों और व्यक्तियों को जोड़ के हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। एक और मैं बात आपको बताना चाहता था कि हम लोगों ने एक बार इंदौर में भी जी सामाजिक न्याय विभाग की मदद से जो मतलब सुनने और बोलने में असमर्थ बच्चे थे, जी जी उनके लिए हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई थी 3-4 महीने, अच्छा अलग से कोचिंग करा के। जी जी उसमें से कुछ बच्चे निकले भी। अच्छा और एक हम लोग स्कूल वहाँ चलाते थे नीमच में, सामाजिक संस्था रेड क्रॉस से ही चलता है वो जी जी वो मूक बधिर बच्चों का ही स्कूल है। जी तो उसमें एक दिक्कत ये रहती थी कि वो मूक बधिर बच्चे तो वो साइन लैंग्वेज सीख जाते हैं, जी लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि कई बार उनके पेरेंट्स ही उनकी भाषा नहीं समझते। जी तो हम लोगों ने पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए भी क्लासेस शुरू की थी। अच्छा, ताकि वो ये बच्चे नई जो है पहल थी इस विषय हाँ में। मतलब हाँ, भाई वो बच्चा क्या बोल रहा है कम से कम उनके पेरेंट्स तो समझ सकें, जी जी वो ही नहीं समझेंगे तो फिर दूसरा कैसे समझेगा। जी तो उनको हम लोगों ने कुछ दिन की क्लासेस चलवाई थी। जी जी सर, इसमें एक व्यक्तिगत आपका विचारधारा से जानना चाहेंगे। जैसे विशेष स्कूल दिव्यांगों के लिए खुली हुई हैं, दृष्टिबाधित मूक बधिर के लिए विशेषकर, सर ये समाज से कुछ अलग नहीं हो जाते हैं कि उन्होंने सामान्य लोगों को एक शिक्षक या फिर एक दानदाता के रूप में या फिर माता पिता, क्योंकि वो एक समाज के मुख्यधारा, क्योंकि उनके सहपाठी जो होते हैं वो सभी दिव्यांग होते हैं और 12 वर्ष एक ही संस्था में पढ़ने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं, महाविद्यालय में सामान्य के बीच में जाते हैं, तो एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। मतलब वो उसका सही तो नहीं है, वो तो समावेशी रखना चाहिए। जी मतलब सरकार की भी जो पॉलिसी है वो भी यही कहती है कि सब लोगों को एक जैसे स्कूल में ही पढ़ाओ, नॉर्मल स्कूल में सबको पढ़ाओ जी। लेकिन अब हैं जैसे साइन लैंग्वेज वाले स्कूल्स भी हैं, कुछ दृष्टिबाधितों के भी हैं, तो धीरे धीरे हो पाएगा। मतलब समाज में चेतना तो आ रही है, धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लोग संवेदनशील बनेंगे, सीखेंगे बच्चे तो एक दूसरे की मदद से, और जो दिव्यांगजन है वो भी उनको उनमें कोई हीन भावना नहीं आएगी जी, वो भी अपने सबको एक जैसे ही मानेंगे। तो हो रहा है, इस पर काफ़ी काम हो रहा है जी और आगे भी करेंगे। जी जी सर, आपका दिव्यांगजन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपने जैसा ही कहा है कि दिव्यांगों को सहज सुलभ और समस्त चीज़ें होनी चाहिए, और आप प्रपोजल भी देंगे सेंट्रल में इस चीज़ का मैपिंग जो भी रहेगा। आपका सर ये सारे विचार बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, पुनः मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी। आज हमारे साथ श्री दिनेश जैन सर थे, जो मध्य प्रदेश कैडर 2011 के IAS हैं। पूर्व में 30 वर्षों से वह मध्य प्रदेश में सेवा देते आए हैं और दिव्यांगों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील हैं, और सभी लोगों से वह कहते हैं कि दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता दें, उनकी संवेदना से उनको समझें, उनको ही नहीं उनके परिवारों को भी निर्देशित किया है। ऐसा बोला है कि उनकी भाषाओं को वह भी सीखें और उनको आत्मीयता से समझें और सुलभ वातावरण अधिक से अधिक समाज में फैलाने का प्रयास करें। आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।